सरकार चलाने का एक अपना तरीका होता है। बोलने से, भाषण देने से सरकार नहीं चलती। कांग्रेस के पास एक अनुभव है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह की जाति, धर्म, समुदाय की बात कभी नहीं करती। सरकारें चलती है नियम, कानून, कायदे, नीति से। कांग्रेस के टाइम में लाइट 30,000 की आती थी, हमारे टाइम में 5,000 की आ रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? भाजपा के ही लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं और वो ही लोग विपक्षी का काम बन के अपने आप इसको खत्म कर देते हैं कि प्रशासन के लोग फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ काम नहीं करते रहे। अभी कांग्रेस हमेशा रोजगार देने का काम करती है, रोजगार छीनने का काम नहीं करती है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का द चर्चा 24 में, और मैं हूं आपके साथ कुलदीप प्रजापति। आज हम आपके सामने रूबरू कराने वाले हैं, हमारे साथ बैठे आपको दिख भी रहा होगा, एक बहुत बड़ा नाम है हरियाणा के लिए। हरियाणा कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है ओमवीर पवार सिंह जी। तो इनसे बात करेंगे हमें आज के इन मुद्दों के बारे में। बहुत सारे मुद्दे हरियाणा के अंदर बात करने के लिए, रोजगार का मुद्दा हो या फिर घोटालों का मुद्दा हो या फिर बड़ौदा चुनाव का मुद्दा हो, तो उन सब पे चर्चा करेंगे सर के साथ। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत हमारे चैनल में। स्वागत, धन्यवाद जी। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, हरियाणा के अंदर आपकी 31 सीट आई है और फिर भी ये 2 गुट है, 3 गुट है कांग्रेस पार्टी में, अभी भी ये क्यों है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस में ऐसा कोई गुट नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर गुट है। जहां तक सवाल अलग अलग लीडर्स का है, वो अपने अपने तरीके से अपने अपने लोगों के साथ में काम करते हैं, लेकिन काम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। हाथ के पंजे पे वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा है, उनके नेतृत्व में सभी काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हरियाणा के मुद्दे कांग्रेस के लोग एक मंच पे आकर के उठाते हैं, तो मैं तो समझता नहीं कि कहीं जो है ना कोई गुटबाजी की बात दिखाई देखने को मिलता है। कहीं भी हम बाहर जाते हैं, बैनर लगे दिखते हैं, जहां पर सुरजेवाला का फोटो होता है वहां हुड्डा का फोटो नहीं होता, जहां हुड्डा का होता है वहां कुमारी शैलजा का नहीं होता। ऐसा क्यों है सर? फिर नहीं, ऐसा नहीं है। वो बैनर की बात तो ये है कि लोग अपनी अपनी आस्था के साथ अपने अपने नेता के साथ जुड़े होते हैं, अपने अपने इलाके में अपने अपने नेता के फोटो लगाते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जब कांग्रेस की किसी बात को मंच पे कोई करने की होती है, सब लोग एक मंच पे इकट्ठा होकर के कांग्रेस की बात करते हैं। लोगों की आवाज उठाने की बात होती है तो लोगों को एक मंच पे आकर के लोगों की आवाज उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा, पानीपत के अंदर देखा होगा कि अभी हमने जो है ना सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन कांग्रेस ने किया और पूरे हरियाणा में जिले भर में वो प्रदर्शन हुआ। तो सभी लोगों के गुट उसमें मौजूद थे, मैं भी था, और सभी लोगों के उसमें गुट। आप कहीं ना कहीं मानते हो गुट है? नहीं, गुट नहीं है। सभी जो आपने बताया कि वो उससे जुड़ा, वो अलग अलग लोगों अपनी आस्था के साथ जुड़े हो सकते हैं वो। लेकिन जब पार्टी की जब बात आती है, लोगों की आवाज उठाने की जब बात आती है, वो सब एक छत्र के, एक झंडे के नीचे इकट्ठा होते हैं, तो उसमें कोई गुट की बाजी की बात नहीं रह जाती जी। नवंबर के अंदर इलेक्शन गया है, बीजेपी सरकार चुन के आई। बीजेपी वाले कहते हैं कि हरियाणा के अंदर जो जाट और नॉन जाट का इलेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी लड़ती है, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी पार्टी लड़ती है। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन करता है जाट नॉन जाट की बात? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह की जाति, धर्म, समुदाय की बात कभी नहीं करती। कांग्रेस का आपने इतिहास देखा होगा, 125 साल पुराना इतिहास आप उठाकर देखिए। कांग्रेस में विभिन्न धर्मों के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस में पदाधिकारी विभिन्न धर्मों के लोग हैं। कभी भी किसी तरह का ऐसा सांप्रदायिक की बात कांग्रेस नहीं करती। जो जब से कांग्रेस के बीजेपी की सरकार आई है इस देश में और इस प्रदेश में, वो हमेशा से पहले भी करती आई, और सरकार आने के बाद भी जिस तरह का आप काम उनका देख रहे हैं, काम की कोई बात विकास की करना नहीं चाहता, रोजगार की कोई बात करना नहीं चाहता। रोजगार से बात है सर, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, सॉरी। बीजेपी पार्टी बोलती है हमने बिल्कुल ईमानदारी से नौकरियां दी है, रोजगार तो मिला है सर। तो आप कह रहे हो रोजगार की बात है, रोजगार में काम नहीं किया, ऐसा कुछ? आप ऑन रिकॉर्ड सरकार के जो है, जो आंकड़े घोषित सरकार करती है, उसमें तो बेरोजगारी की दर बढ़ी है। वो तो मैं नहीं कहता, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़ते उस आंकड़ों को भी छुपाने की कोशिश की, लेकिन कब तक छुपाएंगे? सरकार के आंकड़े आप आरटीआई से ले सकते हैं,
उसमें पता लगेगा कितनी दर घटी है और कितनी बढ़ी है। आज जिस दर जो दर गवर्नमेंट इसकी बेरोजगार की बढ़ रही है कोरोना काल के दौरान भी, कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत सारी कोरोना काल में जब उन्होंने संबोधन किया कि जो है ना कोई भी प्राइवेट आदमी किसी को नौकरी से नहीं हटाएगा, कोई आदमी किसी की तनख्वाह नहीं रोकेगा। पर मेरा देखने में यह आया कि बहुत सारे लोग सड़क पे आ गए हैं और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि हमें कंपनी से निकाल दिया गया, काम है नहीं, तनख्वाह नहीं मिली। तो ये क्या है? बेरोजगारी है। कमी कहाँ है सर? मतलब अगर कांग्रेस पार्टी होती तो इस पे किस प्रकार से काम करती? देखिए, सरकार चलाने का जी। एक अपना तरीका होता है। बोलने से, भाषण देने से सरकार नहीं चलती। सरकारें चलती है नियम कानून कायदे नीति से। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जब से सरकार पिछले 6 साल से सेंटर में भी है और हरियाणा के प्रदेश में भी है, सिर्फ भाषणबाजी होती है, जुमले फेंके जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कुछ, करते कुछ। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं इन्होंने की। 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है कि इस देश के लोगों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हम घोषणा, लेकिन वो पैकेज है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पीएम केयर फंड बनाया जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से बना हुआ था, सादा से बना आता है, और उस प्रधानमंत्री कोष में भी विपक्ष के भी लोग होते थे। वित्त मंत्री होता था, 4 लोग दूसरे लोग होते थे, उसके मेंबर होते थे, सबको पता होता था। लेकिन आज एक तरीका, इसकी क्या जरूरत थी पीएम केयर फंड बनाने की? वो उसकी कोई मतलब जो उसकी आरटीआई जो पैसा उसमें आया उसकी कोई आरटीआई नहीं लगा सकता, कोई पूछ नहीं सकता। तो क्या है, क्यों, किस लिए छुपा जा रहा है? जब आप ईमानदारी का थप्पा अपने ऊपर लेके चल रहे हैं तो वो लोगों को बताइए, इतना पैसा हमारे पास आया है, लोगों ने जिस तरह से उसमें पीएम केयर फंड में पैसा दिया है वो लोगों की मदद करने के लिए दिया, न कि जेब भरने के लिए दिया। लेकिन सरकार ना तो उसको दिखा बता रही है किसकी उसमें से मदद की है, कहाँ वो मदद की जा रही है, आज तक को पता नहीं है। और अगर कोई पूछता है वो देशद्रोही। तो मैं समझता हूं कि जो अपने आप को ईमानदार सरकार कहती है, हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक कहीं मुझे ईमानदारी का उसमें कोई कुछ लग नहीं रहा। और आज खुले तौर पे इस देश के प्रदेश के लोग सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई जवाब देने में तो आगे नहीं आ रही है। सर ये तो सरकार की बातें है, सेंटर की बातें हो जाती है, हरियाणा स्टेट की बातें हो जाती है। एक कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे थोड़ी सी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 6 साल से ना तो जिला अध्यक्ष दिए, ना अपनी कमेटियां बनाई। क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ बड़े नेताओं से चलेगी? नहीं नहीं, पिछले कमेटी की तो कोई बात नहीं है। पीछे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष थे, तत्कालीन अध्यक्ष अशोक तंवर जी, उन्होंने प्रदेश की कमेटी बिल्कुल अपने तरीके से बनाई हुई थी। उसमें तो सर गुटबाजी थी ना, वो साथ मिलके नहीं काम करते थे, ऐसा कुछ सुनने में आया। ऐसा नहीं है, गुटबाजी की कोई सी बात नहीं है। मनभेद, विचार का मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं थे। कभी भी थोड़ी बहुत आपस में होती है, सभी पार्टी में रहता है थोड़ा बहुत आपस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब पार्टी की जब वहां तक बात आती है सब लोगों ने एक मंच पर आवाज उठाई है, लोगों की लड़ाई लड़ी है। इसीलिए हमारी 15 सीट से 17 सीट से 31 सीट बढ़ी है। वो क्या कारण रहा? यही तो कारण रहा कि कांग्रेस ने लोगों की आवाज उठाई और उस आवाज के माध्यम से लोगों की सड़कों पे जो लड़ाई लड़ी है, वो कोई भी अध्यक्ष रहा हो, कोई भी, सब अपने तरीके से काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन काम कांग्रेस के लिए किया। और उसके बाद चुनाव आ गया, लोकसभा, फिर विधानसभा का, बीच में कोरोना काल आ गया। अभी अध्यक्ष हमारी कुमारी शैलजा जी, जो अभी कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, वो जस्ट विधानसभा चुनाव से पहले उनको बनाया गया। विधानसभा चुनाव से के बाद जो चर्चा उनकी चल रही थी, जिला अध्यक्ष भी बनाएंगे, प्रदेश की कमेटी भी बनाएंगे। कोई अध्यक्ष जब बनता है तो पूरे प्रदेश में एक घूम करके लोगों से, कार्यकर्ताओं से सलाह के बाद, नेताओं से सलाह के बाद ये सब चीज बनाई जाती है। लेकिन वो दौर चल ही रहा था, वो तो अपने दौरे कर ही रही थी। इतनी वो जब भी मार्च में ये कोरोना काल शुरू हो गया, ये वैश्विक महामारी, किसी को पता नहीं था कि आएगी, लेकिन वो बीच में आ गई। तो इस वजह से जो कार्यकर्ता या नेता जहां थे वो वहीं रहे, अपने लेवल पे काम करते रहे। लेकिन वो अब भी चर्चा फिर दोबारा से चली है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हमारी जो अध्यक्षा है वो इस सब चीजों को देखते हुए, विचार विमर्श करते, अच्छे लोगों को, अच्छे कार्यकर्ताओं को इस सब में मौका मिलेगा। जिला अध्यक्ष भी बनेंगे, प्रदेश की कमेटी भी बनेगी,
और कांग्रेस लगातार लोगों की आवाज उठाने में सक्षम है और उठा भी रही है। सर, कोरोना की बात करें, हरियाणा के अंदर स्थिति आप देख रहे हो क्या हो रही है। आपको लगता है सरकार इस काम को ठीक कर रही है? देखिए, आप तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अच्छा सवाल आपने उठाया। जी जी। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कोरोना की बात इसमें उठाई। कोरोना का जहां तक सवाल है, इस प्रदेश में, मैं प्रदेश की तो बात दूर की, मैं जिले की बात आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा प्रशासन ने हल्ला बहुत किया, सरकार ने हल्ला बहुत किया कि हम लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन क्या आपको कहीं लगा कि सरकार ने कोई लोगों को राहत का काम देने का किया? तो ये बातें सर बीजेपी के ही जो पार्षद है वे भी उठा रहे हैं, भाई हमें हमारे कार्यकर्ताओं को या फिर जो हमारे वार्ड के गरीब लोग हैं उनको अनाज नहीं मिला। ये तो बिल्कुल जायज बात है सर। इसमें बताना है सरकार इस काम को जो कोरोना के लिए काम कर रही है वो ठीक कर रही है या फिर गलत कर रही है? देखिए, ऐसा है कि कोरोना जो सब महामारी आई, चलो मानते हैं कि महामारी किसी को पूछ के नहीं आती, और महामारी सबके लिए है, ना सरकार के लिए, ना हमारे कांग्रेस के लिए, सबके लिए है। और पता नहीं किसको लग जाए और किसको ठीक हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार जिस तरह से सरकार काम कर रही थी वैसे सवाल तो उठाना बनता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने भरपूर सहयोग देने का काम सरकार को किया। हमारे राष्ट्रीय लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर के नेताओं ने ये सरकार को बार बार ये कहा कि विपक्ष इस काम में सरकार के साथ है, सरकार का सहयोग करने के लिए सभी कार्यकर्ता उनके साथ काम करने के लिए तैयार थे, हमने भी किया। लेकिन जो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा काम करने चाहिए थे, लोगों को जिस तरह से खाना नहीं मुहैया हो पाया, जो लोग सड़कों पे पैदल चले हैं, मजदूर श्रमिक, जो प्रवासी श्रमिक थे, वो जो हालत आपने देखी कि आप तो रोज कवरेज करते थे, उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। सवाल इस बात का उठता है कि अगर तुरंत एक आदमी के फैसले से लॉकडाउन लगा, राहुल गांधी जी ने हमारे जनवरी में बता दिया था, सरकार को आगाह कर दिया था कि कोरोना महामारी आने वाली है और इसके बचाव के प्रबंध किए जाए, लेकिन उसकी बात को किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन उसके बाद उसकी बात साबित हुई कि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है, इसके प्रबंध अगर पहले कर दिए जाते तो हो सकता था, यहाँ बचाव हो सकता था। सर, बिल्कुल प्रबंधों की बात आई है सर। अगर राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार होती तो आप किस प्रकार से काम करते कोरोना को, मतलब लोगों को बचाने के लिए कोरोना से? देखिए, सरकार के पास बहुत सारे साधन होते हैं लोगों के बचाने, जागरूक करने के, उनको बचाव के राहत पैकेज पहुंचाने के। कांग्रेस अगर होती, कांग्रेस के टाइम में भी बहुत ऐसी महामारी आई है कि उन्होंने जो है ना बाखूबी अपने तरीके से उसको सामना किया और लोगों को से बचाया। मैं समझता हूं कि ये वैश्विक महामारी से बचाने के लिए सरकार के संसाधन जो थे वो उस तरह से नहीं जुटा पाए जिस तरह से जुटाने चाहिए थे। कांग्रेस के पास एक अनुभव था और अनुभव के आधार पर के इस तरह की योजना वो बनाने में सक्षम थी कि इस महामारी से बचाव और ज्यादा तरीके से किया जा सकता था। मैं समझता हूं कि ये तो चलो मौके की बात है कि इनके समय पे आगे, किसी के समय पे ऐसी बीमारी ना आए। ये बीमारी तो किसी भी समय नहीं आनी चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इससे जितना भी मतलब इसको दूर रखा जाए, लेकिन किसी कारण चलो किसी के दौर में आ जाती है। लेकिन सरकार जिस तरह से अपने हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, उसके साधन लोगों को नहीं मिल पाए, भोजन नहीं मिल पाया। समाज सेवी संगठनों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने शहर में भी और मीडिया के लोगों का भी, उन्होंने अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जगह जगह के ये आवाज समस्याएं उठे कि वहाँ खाना नहीं पहुंच पा रहा, वहाँ ये चीज नहीं मिल पा रही, और समाज सेवी संगठनों ने उनके माध्यम से देख करके वहाँ पे वो चीज मुहैया कराने की कोशिश की। लेकिन प्रशासन के लोग फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ काम नहीं करते रहे। अभी देखा होगा 15 अगस्त पे, अभी अखबारों में माध्यम से मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे आपके चैनल के लोगों ने उठाई ये बातें कि जो लोग समाज सेवा में लगे हुए थे, कोरोना जैसी अपनी जान हथेली में रख के अपने परिवार की परवाह न करते हुए और वो लोगों की सेवा में जुटे रहे, उनको प्रशासन ने उस सेवा सम्मान से सम्मानित करने का वो नहीं समझा।
जी जी सम्मान देने का उन्होंने वो महत्व नहीं समझा, और उन लोगों को वहां सम्मानित किया जा रहा है जो उस कोरोना काल की सेवाओं से दूर रहे। आज उस बात में आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 15 अगस्त के जैसे उस पे प्लेटफार्म पे आजादी के दिन ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए था जो समाज सेवा में बहुत सारे लोग जुटे हुए थे, अपने संसाधनों से, अपने पैसों से, अपने तन मन से, अपने परिवार को छोड़ करके उनका सम्मान बनता था, न कि वहां अपने प्रशासन के लोगों को वो सम्मानित कर रहे हैं, अपने लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। तो ये क्या है? मैं ये सवाल आपके मीडिया के लोगों ने ही 4 दिन से उठा रहे, उनके माध्यम से मैं कर रहा हूं, और ये हमें भी दुख हुआ कि ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए था, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर उनको आज सम्मान मिलेगा या सम्मानित किया जाएगा तो भविष्य में और आगे बढ़ करके वो इस सेवा में तत्पर रहेंगे। जी जी सर, हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दे छिड़े हुआ है पीटीआई टीचरों का, तो क्या लगता है आपको सरकार ये जो काम कर रही है इनको हटाया है, ये ठीक हटाया है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है जी। उनका। मेरे हिसाब से मेरे ख्याल में 10 साल से ज्यादा उनकी सर्विस में हो गए, उनके इस आधार पे शादियां भी हुई हैं, बच्चे भी हुए हैं। अब वो इस उम्र में उनको आकर के आप इस तरह का फैसला दे रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, सरकार उनके सामने तथ्य रखे। सरकार बहुत बड़ी चीज है। अगर हाई कोर्ट आपको इसको डिनाई कर रहा है तो आप विधानसभा में इसका वो ला करके कानून पारित करिए। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, कांग्रेस इनका समर्थन कर रही है, और कांग्रेस अभी भी कह रही है, कांग्रेस हमेशा रोजगार देने का काम करती है, रोजगार छीनने का काम नहीं करती है। और उसी आधार पे हम लोगों ने इनको समर्थन भी दिया भी, अगर भाजपा की सरकार इनको इसमें अस्थायी रूप से दोबारा पुनः इनकी नियुक्ति नहीं करती तो कांग्रेस सरकार आने पे इनका दोबारा से इस तरह का फैसला इनके पक्ष में ले जाए। आपने बोला कांग्रेस आने के बाद इनको दोबारा लगाया दिया जाएगा। सर, एक छोटी सी बात है, बहुत सारे चैनलों पे डिबेट देखी है आपने, आप अपने मन से बताना, मैं एक पर्सनली क्वेश्चन आपसे, क्या किसी डिबेट का कोई फैसला निकला है आज तक? क्या डिबेट कराने का कोई फायदा होता है? देखिए, मैं वैसे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस तरह की बात मैं किसी पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता, लेकिन जिस तरह से बड़े चैनलों पे डिबेट चल रही है और पहले भी डिबेट चलती थी, एक डिबेट इसलिए है कि अलग अलग पार्टियों के अपने अपने विचारधारा निकल के आए। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, बड़े चैनलों पे बड़े बड़े प्रवक्ता आते हैं, और उस प्रवक्ता आने के बाद जिस तरह से वहां सवाल दागे जाते हैं, बहुत सारे एंकर टीवी के वो सरकार के सवाल खुद ही पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। तो ये गलत है, ये पक्षपात की बात। इसीलिए कांग्रेस ने कुछ टाइम पहले, आपने देखा होगा, अपने प्रवक्ताओं को इन डिबेट से दूर रहने की सलाह दी थी, और रहा भी। क्योंकि ये जो चैनल के लोग डिबेट में बैठते हैं, एंकर, वो पक्षपात नहीं करना चाहिए, निष्पक्षता के साथ उसको सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि वो एक के नहीं सबके हैं। सबके, एक चौथा स्तंभ मीडिया को माना जा गया है इस लोकतंत्र का, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में लोग विश्वास करते हैं उनकी बात पे। तो मेरा ये मानना है कि उनको निष्पक्ष रूप से, आपसे भी मेरा निवेदन है कि निष्पक्ष रूप से जनता की आवाज के जो मुद्दे हैं वो उठाइए, और उठाने के बाद उस डिबेट से जो बातें निकल के आती है तो सरकार और वो प्रशासनिक अधिकारियों तक वो बातें जाती हैं, ताकि उन पर गौर किया जा सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हमारा चैनल ही दाद चर्चा इसी विषय पर है, लोगों की चर्चा करेंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे हरियाणा सरकार को लेकर रहेगा, खेलों से रिलेटेड है। सरकार ने पिछले ही वर्ष 2019 के में कुछ खेलों को यूनिवर्सिटी गेम से या फिर नेशनल गेम से, हरियाणा गेमों से बाहर कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, ये फैसला ठीक है या गलत है? देखिए, जो हमारे खिलाड़ी हैं जी, उनका एक अपना स्थान है जी बिल्कुल। और हरियाणा की जो संस्कृति है वो खेलों से जुड़ी हुई है जी। और जैसे हमारी सरकार रही 10 साल यहाँ हरियाणा में रही, देश में भी रही, कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से खिलाड़ियों को और खेलों को बढ़ावा दिया, उससे हमारे युवाओं में एक नई उमंग जगी
और उस उम्र के साथ उस फील्ड को भी हमारे युवाओं ने चुना भी हमें गेम खेलने चाहिए या खिलाड़ी बनना चाहिए। उससे सम्मान प्रदेश और देश का भी जुड़ा होता है। जब प्लेयर खेलने जाता है देश से बाहर, प्रदेश से बाहर, तो प्रदेश का सम्मान जुड़ता है, और जब देश से बाहर जाता है तो देश का सम्मान जुड़ता है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़ावा इसको दिया खेल को, भाजपा सरकार में आने के बाद वो बदले की भावना कह सकते हो, तो उसको तुरंत उल्टा उन्होंने किया और उस खेलों को डाउन करते 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 आज नौबत आ गई कि जैसे कि आपने सवाल पूछा, सर्कल कबड्डी को ही अपने यहाँ से निकाल दिया गया, जो कि हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को, हरियाणा का एक गेम है सर्कल कबड्डी, जो हरियाणा और पंजाब की मां बोली जाता है। तो उसी गेम को नेशनल गेम से बाहर कर दिया, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है जितने भी खिलाड़ी हरियाणा के खिलाड़ी है उनके लिए। तो सर आप बताना ये थोड़ा सा और इस बारे में, सर्कल कबड्डी के बारे में। देखिए, सर्कल कबड्डी हमारी संस्कृति से, गांव की संस्कृति से जुड़ा हुआ है जी। हम भी जब छोटे बचपन में थे जी, तो खेत में जाकर के, कोई साधन तो थे नहीं, खेत में जाके कबड्डी बच्चे इकट्ठे होकर के कबड्डी खेलते थे, और उस कबड्डी के माध्यम से शरीर को भी एक फिटनेस रहने का एक माध्यम मिलता था जी। और मैं जिस तरह से हरियाणा सरकार ने उसको गेम को खत्म किया, मैं समझता हूँ कि ये निंदनीय है, और इसको पुनः मैं मांग करता हूँ कि इसको दोबारा से अपने उसमें जोड़ना चाहिए। और क्योंकि ये हमारा एक शहर का सवाल नहीं है, ये पूरे हरियाणा का सवाल है, और ये हरियाणा, यूपी, सब जगह इस खेल को खेला जाता है हमेशा, मैंने देखा, क्योंकि बचपन में हमने भी खेला। कबड्डी, एक सर्कल कबड्डी ऐसा गेम है कि उसमें कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सर, खेत में जा करके, गड्ढा खोद करके मिट्टी में खेला जाता है। अपनी जो हमारी मिट्टी की पहचान है, और एक में जब मिट्टी में हम खेलते हैं तो मिट्टी से बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। अगर उसको आप खत्म ही कर देंगे तो लोगों में, बच्चों में उसका रुझान ही खत्म हो जाएगा, तो किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? ये तो गलत बात है, और उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और मैं दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि युवाओं को इस खेल के प्रति रुझान को देखते हैं, इसको दोबारा से उसको अपने इसमें। धन्यवाद आपकी, हम भी आपके साथ हैं। कबड्डी को दोबारा नेशनल में लाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, और उन खिलाड़ियों के साथ भी खड़े हैं जो इस खेल के साथ जुड़े हैं। सर, राज्य की बात होगी है, नेशनल लेवल की बात होगी है, अब बात करेंगे सर डिस्ट्रिक्ट की। आप पानीपत डिस्ट्रिक्ट से हो, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर नगर निगम है सर, नगर निगम के अंदर काम चल रहे हैं, बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, विकास कार्य हो रहे हैं या फिर दूसरी तरह के विकास कार्य हो रहे हैं? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि विकास कार्य यहाँ के स्थानीय भाजपा के नेताओं का हो रहा है या भाजपा के पार्षदों का हो रहा है। पिछले काफी समय से भाजपा के ही लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं और वही लोग विपक्षी का काम बन के अपने आप इसको खत्म कर देते हैं। कोई आज तक जांच नहीं हुई। भाजपा के पार्षद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वो आरोप लगाते हैं कि इतना बड़ा घोटाला इस निगम के अंदर हुआ, बहुत सारा पैसा बाहर से आया निगम में, वो कहाँ लगा, किस रूप में लगा? आपने सुना होगा, पीछे पार्कों की बात थी, पार्कों में पत्थर लगे, संगमरमर के पत्थर लगाए गए, और जो सौंदर्यीकरण का काम कर जिसको बोलते हैं, बिना टेंडर के वो काम दिए गए। कौन सी पॉलिसी है बिना टेंडर के? जब एक ऑनलाइन सिस्टम इस सब जगह, इस आधुनिक जमाना है, उसको दरकिनार करते हुए वो बिना टेंडर के काम दिए जा रहे हैं। किसके माध्यम से वो दिए जा रहे हैं? विधायक इन्वॉल्व है, सांसद इन्वॉल्व है, कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है। पार्षद कहते हैं, अफसर मानते नहीं। आपने अभी सुना होगा, कोरोना काल में एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, लोगों को रोजी रोटी देने के लिए पैसा नहीं, दूसरी तरफ चुपके से टेंडर 170 करोड़ के टेंडर निकाले। हमारे अभी कुछ समाज सेवी संगठनों ने उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद वो टेंडर को कैंसिल किया गया। जब आपके पास पैसे नहीं है, ओपनली घोषणा करे सरकार के पास पैसे, तो वो टेंडर किस लिए निकाले जा रहे, कहां से निकाले जा रहे, किसकी जेब में वो पैसा जाना था? तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी, आप पीछे आपने लाइटों की बात कही, लाइटों का बहुत बड़ा एक लाइटों का घोटाला है सर, जिसकी अभी तक जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।
तो उसके बारे में क्या आपके विचार? देखिए, ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है इस सरकार के नीयत पर। यहाँ पे लाइटों का घोटाला है, बहुत चर्चित रहा, बहुत सारे लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए, भाजपा के लोगों ने सवाल खड़े किए। आपने देखा होगा कि पिछले जो हमारी वर्तमान मेयर है, इसके पिताजी जो भूतपूर्व मेयर इस शहर के हैं, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के माध्यम से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भाजपा के नेता भी हैं। आज तक उनका जवाब किसी ने नहीं दिया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी के ओएसडी सेठ साहब के नेतृत्व में वो शायद बनी थी और वो यहाँ पे उस कमेटी का नेतृत्व करने के लिए, इंक्वायरी के लिए उनको नियुक्त किया। उन्होंने उसको इंक्वायरी किया, लेकिन आज तक हमने बहुत बार सवाल पूछा है कि जब इंक्वायरी मुख्यमंत्री के ओएसडी के माध्यम से की गई तो ओपन क्यों नहीं की गई? पता लगना चाहिए शहर के लोगों को कि किसके नाम उसमें है, किसने वो पैसा खाया, किस तरह से खाया। लेकिन आज तक हमने बहुत सवाल पूछे, उनसे ओपन होनी चाहिए। सर पीछे, मैं सॉरी बीच में रोकना चाहूंगा, पीछे अब लास्ट टाइम थोड़े दिन पहले पानीपत जो शहरी विधायक है प्रमोद विज, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने बताया कि कांग्रेस के टाइम में लाइट 20,000 की आती थी, हमारे टाइम में 5,000 की आ रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? वो बोल रहे भी जितने घोटाले कांग्रेस ने किया है, बीजेपी तो आज उनके खुलासे करेगी, ऐसे कुछ सुनने में आ रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना जवाब देने से बचने की बजाय दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। इस सत्ता में आप लोग हो, निगम से लेके चंडीगढ़ तक और दिल्ली तक आप इंक्वायरी कराओ ना, किसकी इंतजार कर रहे हैं? आप प्रेस के माध्यम से क्यों लोगों को बताना? इंक्वायरी करके बताइए ना। आपने देखा होगा बहुत सारे घोटाले का आरोप उस समय कांग्रेस की सरकार पर लगे और उस घोटालों के आरोप में विरोध लोगों में आक्रोश हुआ और प्रदेश और सेंटर में, केंद्र में सत्ता तब्दील हुई। आज वो घोटाले सुप्रीम कोर्ट से बरी हो चुके हैं, कहीं कोई तथ्य नहीं मिला, नियम के अनुसार सारी चीजें हुई। आज तक बहुत सारी इंक्वायरी चल रही है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। अब आज ये बदले की भावना जिस तरह से करते हैं, कोई किसी तरह सवाल पूछता है सरकार, उस पर सीबीआई भेज देती है, उसके खिलाफ पर्चे दर्ज हो जाते हैं। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं इस प्रदेश में? ये राजनीति का जो गंदा खेल भाजपा ने इस प्रदेश और देश में किया, मैं समझता हूं कि ये बहुत खतरनाक है। आज जब ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ये आरोप है, उन्होंने ये घोटाला की, आज तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? आपके हाथ में सत्ता है, जब कुछ होगा तभी तो इंक्वायरी होगी, तभी तो इसमें सजा मिलेगी। जब कुछ होगा, ऐसे आरोप लगाने से क्या हो रहा? अब जब आप कह रहे कि भी इन्होंने ये घोटाला किया, आप इंक्वायरी करके साबित करो, साबित करके उसको सजा दो। लेकिन ये अपने जो घोटाले इन्होंने ये किए और घोटाले हो रहे हैं, उनको दबाने के लिए, ऐसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी निराधार आरोप है, कोई तथ्य नहीं है। अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए ये इस तरह का हथकंडे अपनाते हैं। अपनी विकास की बात बताइए ना, आपने क्या किया 6 सालों के अंदर? हमने ये किया, कोई प्रोजेक्ट? मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा की सरकार यहाँ हरियाणा में 6 साल से है और सांसद भी इनका रहा और विधायक भी इनका रहा। एक प्रोजेक्ट का नाम मेरे को बता दीजिएगा हरियाणा में, इसमें सॉरी जिले पानीपत में कोई प्रोजेक्ट नया आया हो, कोई ऐसा उद्योग यहाँ लगा हो जिससे हमारे पानीपत जिले के युवाओं को रोजगार मिल सके। कांग्रेस के टाइम में, मैं अभी बता सकता हूँ आपको, रिफाइनरी है, ये कांग्रेस की देन है, जिसमें हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिला हुआ है। एनएफएल है, ये कांग्रेस की देन है। ये थर्मल है, कांग्रेस की देन है। बहुत सारे ऐसे में बड़े उद्योगों के नाम बता सकता हूं जो सरकार के प्रोजेक्ट हैं, वो पानीपत में स्थापित हुए। आज पिछले 6 साल से कोई सांसद या विधायक ये बता दे कि पानीपत में कोई ऐसा उद्योग या ऐसा प्रोजेक्ट हमने यहाँ लेके आए सरकार के द्वारा, जिसमें हमारे नौजवान रोजगार मिल सके। नौजवानों को, पढ़े लिखे रोजगार जो घूम रहे नौजवान घूम रहे, वो बहुत बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप तो देख रहे हैं, आप रेलवे को जो कांग्रेस ने
इतने बड़े बड़े उद्योग मतलब वो लगाए, प्रोजेक्ट लगाए, स्थापित किए, इतने मतलब आज उनको 70 साल में जो कांग्रेस ने बढ़ाया इस देश को, आज ये सरकार उसको सबको बेचने में लगी हुई है। आप देख रहे होंगे, रोज पढ़ रहे हो, रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा। और मैंने तो कल अखबार में पढ़ा, बड़ा आश्चर्य है, पुलिस का हिस्सा कुछ प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, जो कि मुख्य सचिव केंद्र सरकार के डीजीपी को खत लिखा है कि पुलिस के ये चीजों को प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट दी जाए। ये दुर्भाग्य होगा इस देश का, प्रदेश का, कि सारी चीजों को एक दिन ये बेच करके प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देंगे। तो सरकार का काम देश के लोगों की, जनता की सुविधा देने का। सॉरी सर, बीच में रोकने के लिए। तो इसका कारण क्या है सर? सभी चीजें प्राइवेट कर रहे हैं, क्या सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही, या फिर सरकार को विपक्ष काम नहीं करने दे रहा इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? क्या मतलब है सर इसका? विपक्ष तो पूरी तरीके से सहयोग के रूप में है जी। कहीं भी कोई ऐसी बता दे कि विपक्ष काम करने से रोक रहा है। उल्टे जब कांग्रेस की यूपी की सरकार थी जी, विपक्ष कोई भी बिल को पास होने नहीं देते थे, पता नहीं तरह तरह के हथकंडे अपना करके इस तरह से मतलब प्रदर्शन किए जाते थे, लोगों को गुमराह किया जाता था। लेकिन कांग्रेस की, अब ये बीजेपी की जब से सरकार आई है, बीजेपी और कांग्रेस के विपक्ष में जब आई है, तो उन्होंने बिल्कुल उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके जो देश के मुद्दे, सही मुद्दे हैं, उनके साथ हमेशा साथ खड़ी हुई है। लेकिन फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये अनुभव ही इनकी बात में कह सकता हूँ कि इन लोगों के पास अनुभव नहीं है। अब जो चीज 70 साल में इस देश को कांग्रेस ने स्थापित करके दी है, उसमें इतने करोड़ों लोगों को रोजगार उसमें मिला हुआ है, आज सारी चीजों को बेचने के कगार पे किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एयरपोर्ट आपने प्राइवेट, ये देश के लिए ठीक नहीं है। इस देश में अभी दिन पे दिन जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इस देश के लिए खतरनाक होने का काम होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें बताई हमें। सर, एक पानीपत शहर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप चंडीगढ़ जाओगे जब भी टोल टैक्स दे रहे हो, आप दिल्ली जाओगे जब भी टोल टैक्स दे रहे हो, आप रोहतक जा रहे हो तब भी टोल टैक्स दे रहे हो। तो ये क्या कारण है सर, इतने टोल टैक्स देने पड़ते हैं, तब की सरकार की पॉलिसी कुछ और है टोल टैक्सों की? तो इसमें कहाँ विफल रही है सरकार, या विपक्ष इन चीजों का मुद्दा नहीं बना पाई, किसकी कमी रही है सर? देखिए, जहां तक टोल टैक्स की बात है, ये पानीपत का टोल टैक्स जब फ्लेवर बनाया गया था, ये सिर्फ 10 साल की रिकवरी के लिए बनाया गया था जी। और 10 साल पूरे भी हो चुके हैं। बिल्कुल सर। और उसके बाद यहाँ के सांसद महोदय ने और मुख्यमंत्री महोदय ने केंद्र सरकार को एक बार खत भी लिखा था कि इसको टोल टैक्स को हटाया जाए। यहाँ के सांसद पिछले जो माननीय अश्विनी कुमार जी थे, चोपड़ा जी, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन सरकार को तो इनकम दिख रही है, पैसा आ रहा है, वो कंपनियां पैसा कमा के दे रही है। तो मैं समझता हूं कि ये घोटाला भी कह सकते हैं और मनमानी भी कह सकते हैं। इस जिले के लोगों का दुर्भाग्य ये है कि जब उसका समय पूरा हो गया तो यहाँ के सांसद और विधायक इस बात को पुरजोर तरीके से विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं उठाते कि ये टोल टैक्स खत्म किया जाए। जो कंपनी से सरकार का वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो पूरा हो चुका, क्योंकि सबको पता है कि वो 10 साल का एग्रीमेंट था, 10 साल में उसकी रिकवरी करनी थी। उसके बाद भी टोल टैक्स चल रहा है। रही दूसरी टोल टैक्स की बात, टोल टैक्स जब लगाया जाता है किसी भी रोड पे, जब उस रोड का कंप्लीट काम हो जाए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले। दुर्भाग्य की बात है कि गन्नौर के अंदर जो टोल टैक्स चल रहा है, मेरा मुरथल में, वो जो है ना नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि रोड पिछले 5 साल से पटा पड़ा है। जिस कंपनी को दिया था उस कंपनी को काम नहीं किया, उखाड़ के, और बल्कि असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और बीच में 2 साल से टोल को सब दिया, तो ये कहाँ की पॉलिसी है? उसमें भी मैं समझता हूँ कि बीजेपी के बड़े बड़े लोग मिले हैं। वही तो ना, मैं वही जानना चाहता हूँ, कमी किसकी है? सरकार की कमी है, विपक्ष की कमी है? क्या विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाया, या फिर सरकार के ऊपर हैवी नहीं हो पाया? नहीं, विपक्ष ने हमेशा वहां पे भी मुद्दा उठाया गन्नौर वाले को, और यहाँ की भी बात उठाई। अभी आपने देखा होगा कि 13-17 का कट बंद कर दिया था, कट बंद कर दिया जबरदस्ती, जबकि नक्शे में, हुड्डा के नक्शे में वो रोड पास है, उसको बंद नहीं कर सकता। लेकिन भाजपा के लोगों से मिलकर प्रशासन ने वो बंद कर दिया, कोई भाजपा का आदमी नहीं गया। जब वहां के RWA वालों ने विरोध किया तो कांग्रेस के लोग उसको हटाने में
वहां पे खुद जेसीबी लेके गया और उसको वहां से हटाया। वो फुटेज भी है, सब अखबार में भी छपा। कांग्रेस के लोग ने जा करके जेसीबी से उसको जबरदस्ती वो खुलवाया, तो एक आवाज उठाई। आज वो खुला हुआ है गन्नौर मुरथल वाले में। वहाँ के लोकल स्थानीय हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के यहाँ के लोगों ने भी वहाँ पे प्रदर्शन भी किया, उसको हटाने की मांग की। लेकिन विपक्ष की हमेशा आवाज को दबाने का काम इस सरकार ने किया है। भाई विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, सड़कों पर लड़ाई लड़ना। जबरदस्ती उनको वो तो नहीं कर सकती। उसको अगर जबरदस्ती करोगे आपके खिलाफ पर्चे दर्ज कर देंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग इससे नहीं डरते, हम नहीं डरते, आवाज उठाते रहेंगे। आवाज को कितना भी दबाने का काम करेंगे, एक दिन वो चिंगारी बनने का काम करेगी। मैं समझता हूं कि आज इस प्रदेश में, इस देश में बीजेपी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और भाजपा अपने आप को कहीं भी किसी लेवल पे भी साबित नहीं कर पा रही है। लोगों को उलझाने का काम वो कर रही है, अलग अलग मुद्दे से भटका रही है। कभी किसी धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे देते हैं, कभी किस चीज को लेके आ जाते हैं, लेकिन इससे देश का, जनता का भला होने वाला नहीं। जी बिल्कुल सर। पानीपत के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, सफाई से रिलेटेड है। पानीपत की सफाई व्यवस्था आज आप देख रहे हो क्या है सर, पहले भी क्या थी। उस समय में सारी जो सफाई व्यवस्था थी सरकारी जो कर्मचारी है वो करते थे। आज जीबीएम कंपनी करती है। जो टेंडर 1 लाख रुपए में करते थे, 20 लाख में करते थे, 30 लाख में करते थे, आज वो करोड़ों में है। तो क्या लगता है सर आपको, ये जो काम कर रही है सरकार ठीक कर रही है क्या? आपको लगता है ये चीजों में? बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया जी, क्योंकि ये हर नागरिक से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि सफाई व्यवस्था हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में होती है और उसकी सफाई से ही, जब सफाई रहेगी तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए काफी समय से आप देख रहे होंगे, पहले निगम के कर्मचारी सफाई करते थे। आज उस सफाई का जो काम है किसी कंपनी को दिया गया। आपने जैसा बताया और मेरे को भी मालूम है कि 10 लाख से लेके 20 लाख का, 40 लाख तक का ठेका रहा सफाई। गवर्नमेंट का रहा है, गवर्नमेंट का रहा। इतना खर्चा होता था, इतना खर्चा होता था जी। लेकिन आज कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सा शहर का ऐसा दायरा पड़ गया, कौन सी ऐसी सफाई व्यवस्था में आधुनिक चीज आ गई है कि वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ इतने तक का सफाई का काम पहुंच गया जी। मैं तो समझता हूं कि इसमें भी घोटाला है। कंपनी से लोग मिले हुए। मैं आप पिछले काफी समय से आप देख रहे होंगे, जो हमारे पूर्व मेयर है जी, उस कंपनी के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। बिल्कुल जी। ऐसी कौन सी ऐसी बात हुई कि उसी नीति पे कोई तब्दीली नहीं हुई उस काम में और वो साइलेंट हो गए या चुप बैठ गए? क्या सर इसमें कांग्रेस चुप क्यों बैठी है? क्या कांग्रेस का भी हिस्सा है क्या जीबीएम में सर? हम तो समय समय पे आवाज उठाते हैं। मैंने कहा ना, हम हर चीज का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन क्या है कि सरकार सुनने को काम कर ही नहीं रही, कान बंद करके बैठी, गूंगी बहरी सरकार बन के बैठ गई, किसी की आवाज नहीं सुन पा रही हो। तो लेकिन समय आने पे उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सर ये जो आपने वर्ड बोले, समय आने पर भुगतना पड़ेगा, तो सर ये इलेक्शन टाइम पे भुगतना पड़ता है, उससे पहले भी सरकार विरोध करेगी कुछ विरोध पार्टियां? देखिए, समय आने पे भुगतना का मतलब ये है कि अभी हम उसकी लोगों की आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल सर। लोगों की आवाज हम बन रहे हैं जी। उनके जो मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सुनना सरकार का काम है जी। समय आने पर जवाब इसलिए दिया जाता है कि जनता वोट के माध्यम से अपना आक्रोश को बाहर निकालती है, क्योंकि सरकार के खिलाफ कुछ कर तो सकते नहीं। वो वोट के माध्यम से जो गुस्सा वर्तमान सरकार के खिलाफ निकलेगा तो उसका खामियाजा सरकार से जब बाहर चले जाएंगे लोग, इसलिए वो उनको भुगतना पड़ेगा। इस बात को लेकर कहा कि अगले जब भी चुनाव का समय आएगा, जनता वोट के माध्यम से अपना गुस्सा इन पे उतारेगी और इसका खामियाजा उन्हें उतरना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक पानीपत शहर के अंदर से बाहरी कॉलोनियों की बात करेंगे। नई नई कॉलोनियां डेवलप हो रही है सर, डेवलप होती है, फिर उनको उखाड़ दिया जाता है, फिर बाद में फिर बनने लग जाती है। तो ये क्या कारण है सर? ये जो एक चालबाज सी चल रही है, कभी बनाते हैं, कभी उखड़वा देते हैं, कभी बनाते हैं, कभी उखड़वा देते हैं, लास्ट में उसको परमिट मिल जाता है कॉलोनी को। तो क्या चीजें है सर, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सब
इन लोगों के, भाजपा के लोगों की मिलीभगत है। जी आज जिस तरह से अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, जी विकसित की जा रही है, उसमें कहीं न कहीं सत्ताधारी लोगों का हिस्सेदारी है। जी वो लोग कुछ आरटीआई लगा के, आरटीआईविस्ट जो हैं जी बिल्कुल या समाज सेवी संगठन के रूप में काम करते हैं, वो आरटीआई के माध्यम से निकाल के या जैसे भी करके अपनी कंप्लेंट उनको दी जाती है, उनको दिखाने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए उस पर एक बुलडोजर भेज देते हैं जी और वो 2 दिन के बाद फिर शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब मिली भगत का धंधा चल रहा है और उससे जो लूट हो रही है, जी जो लोगों को बैला फुसला करके वहाँ प्लाट बेचे जा रहे हैं ऑथराइज के लेवल पे जा करके, वो एक कहीं ना कहीं सब लोगों का इनका एक गठजोड़ है, प्रशासन का और उन नेताओं का, जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सब कभी ना कभी तो जब खुलासा इनका होगा कि किन किन लोगों ने इनका ये काम किए हैं, किन लोगों ने कितना पैसा खाया है, तो ये सब प्रशासन और उन सत्ताधारी लोगों के नेताओं का मिलीभगत से कार्य हो रहे हैं। सर, चर्चा ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए कुछ प्रश्न है मेरे, कुछ छोटे मोटे से। विरोध हल्के की बात कर लेते हैं सर। कुछ चुनावी माहौल हो रखा है, क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी वहां अपनी सत्ता बचा पाएगी? बिल्कुल, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बड़ौदा हल्के की जनता जी हमेशा कांग्रेस के साथ पहले भी रही है, अपना आशीर्वाद कांग्रेस के साथ उन्होंने पहले भी दिया है और अभी भी मैं कहता हूं कि पहले से ज़्यादा उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता अपना आशीर्वाद देकर कांग्रेस को भेजेगी, क्योंकि जो भाजपा की वर्तमान जेजेपी गठबंधन की सरकार के खिलाफ आक्रोश है, बहुत सारे लोगों में वहाँ देखने को मिल रहा है कि अपना गुस्सा वो वोट के माध्यम से निकालेगी, क्योंकि अपने आप को हर वर्ग, किसान हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, पढ़ा लिखा नौजवान हो, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जिस तरह से चोरी छुपे ये गठबंधन इन्होंने किया, वो कहीं भी फिट नहीं बैठता और वो आपको बड़ौदा हल्के में देखने को मिलेगा। कांग्रेस की वहाँ भारी जीत के साथ में वो होगी, जीत होगी। आप भारी जीत की बात कर रहे हो, आंकड़े किस प्रकार से लगा रहे हो सर आप? मैं छोटी सी पुरानी बात करना चाहूंगा। बीजेपी पार्टी वहां पर 3-4 हजार वोटों से हारी है और अब साथ में जेजेपी भी है, तो आपको लगता है कांग्रेस अभी भी वहां पे जीत पाएगी? मैं कहता हूँ सब पे भारी पड़ेगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम वहाँ किए हुए, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो सरकार रही वहाँ पे चली हरियाणा में, और उन्होंने जो काम किए उनके कामों से सभी लोग खुश थे। और बीजेपी जेजेपी की गठबंधन जो है, वो तो गठबंधन कोई धर्म का गठबंधन तो है नहीं, ये तो लोगों को गुमराह करके ये गठबंधन जो इस तरह से स्थापित किया, सत्ता में रहने का, लूटने का, मैं समझता हूं कि उस सब पे कांग्रेस भारी रहेगी। जनता में आक्रोश है, क्योंकि जो पिछले अभी काफी समय से घोटाले की मैं बात हूँ, जेजेपी की और बीजेपी की गठबंधन की सरकार, ईमानदार सरकार जो अपने आप को कह रहे हैं, अभी पिछले कांग्रेस ने जो अभी वो प्रदर्शन किया, 17 ऐसे घोटाले, बड़े घोटाले हैं। अगर सरकार उन पे इंक्वायरी करे तो मैं समझता हूं कि सरकार में बड़े बड़े बैठे हुए लोग भी उसमें फंसेंगे। शराब घोटाला आपने देखा। सर प्लीज, सॉरी बीच में रोकने के लिए, कुछ घोटालों के नाम बता सकते हैं जो बीजेपी पार्टी द्वारा आप बता रहे हो किए हैं? बहुत सारे शराब घोटाला आपके सामने है, धान घोटाला है जी, पेपर लीक घोटाला है जी। 17 ऐसे तमाम घोटाले हैं कि जो है ना, अगर उस पर सरकार और कांग्रेस ने मांग की है, सरकार उसको तुरंत कार्रवाई सिटिंग जज से किसी की इंक्वायरी करा के दिखाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सर प्लीज एक प्रश्न और है मेरा आखिरी, उसके बाद अपनी चर्चा को विराम देंगे। बड़ौदा हल्के में इलेक्शन है, आपने बताया वहां पर कांग्रेस जीत पाएगी। कैंडिडेट किसका होगा? हुड्डा गुट से होगा, रणदीप सुरजेवाला गुट से होगा, या फिर कुमारी सैलजा गुट से होगा, अजय यादव के गुट से होगा? किसके गुट से होगा? नहीं, कोई, फिर मैं कहता हूं कि गुट की बात तो कांग्रेस में है ही नहीं। कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, हाथ के निशान पे वहां चुनाव होगा। जो कांग्रेस का हाथ का निशान सिंबल आप सबको पता है, तो उसके नेतृत्व में सभी
नेता एक छत्र के नीचे है और वह सभी प्रचार करेंगे, सभी अपनी बात रखेंगे, अपनी वोट भी मांगेंगे। आप देखना कि सभी एक झंडे के नीचे, एक प्लेटफार्म पे, एक मंच पे आकर के वहाँ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, न कि किसी का गुट का होगा। जी, कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ ओमब्रिज सिंह पवार जी, जो कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता है और पानीपत ग्रामीण में रहते हैं। तो सर आपका धन्यवाद है हमारे चैनल की तरफ से, आप हमारे पास पहुंचे। तो सर ऐसे ही हम राजनेताओं से मिलते रहेंगे, उनके अंदर की जो बातें वो निकालते रहेंगे। तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं